हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम संस्कृत के इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था अपना वर्णमाला, यानी व्याकरण और वर्णमाला और वर्ण विचार, इनका परिचय चल रहा था। उसी में नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी शेष बच गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको अगर पहली वाली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर देख कर द्वारा देख सकते हो। तो अगली वीडियो की अपनी की शुरुआत करें। तो देखो क्या कह रहा है। देखो, हमने स्वरों तक बात कर ली थी। कहाँ तक बात कर ली थी? स्वरों तक बात कर ली थी। अब बात करेंगे हम व्यंजन की। तो व्यंजन से शुरुआत करेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो, व्यंजन सबसे पहले बात करेंगे व्यंजन की परिभाषा की बारे। तो परिभाषा क्या होती है? परतंत्र व्यंजना, यानी परतंत्र वर्ण व्यंजना, यानी दूसरे के अधीन रहते हैं, यानी दूसरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब आपसे पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो देखो संख्या है वो 33 होती है। इसको संस्कृत में बात करें तो त्रय त्रिंशत कहा जाता है। यहाँ पे विसर्ग आएंगे, त्रय त्रिंशत, ठीक है। और परिभाषा हो गई ये, क्योंकि देखो परिभाषा भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्या है, सूक्तियों में या फिर आपको रिक्त स्थान देके ऐसे पूछ लेता है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे व्यंजनों में। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, यानी 25, जिसको क से म तक काउंट किए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। अब इसको अगर सूत्र के रूप में दें तो देखो, वैसे तो कुछ टू तू पू वो वर्ग होते हैं ना, 5 वर्ग होते हैं। उनका प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्गों के 5 अक्षर होते हैं, तो कितने हो गए? 25। अब अगर सूत्र से बात करें तो इसका सूत्र कहते हैं इसको कादयो मावसानम स्पर्शा, यानी स्पर्श व्यंजनों को याद करने के लिए आपको एक ही सूत्र याद करना है, कादयो मावसानम, है ना। और उसको क्या कहते हैं? स्पर्श। तो इसलिए पीछे लिख दिया है स्पर्शा। अब देखो अंतस्थ। अंतस्थ में देखो, इसमें आपको अच्छे से गौर करना है अंतस्थ वाले में, क्योंकि अंतस्थ में एक बार सेकंड गेट में पूछा था कि यवरल, यानी अंतस्थ का सही क्रम होगा, अंतस्थ वर्ण है उनका सही क्रम क्या होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऐसे दे रखे थे, य र ल व, य व र ल, य ल र व, या नन, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। तो उसमें क्या करना था, एक बार ऐसे पूछा था जो आपको सेकंड ग्रेड में था संस्कृत में ही। अब देखो इसका जो एक्चुअल क्रम है वो यहाँ पे लिख दिया है, य व र ल, है ना। प्रत्याहार, तो देखो प्रत्याहार यणो अंतस्था, यानी यण जो प्रत्याहार होता है उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको कहते हैं क्या? अंतस्थ वर्ण। अब देखो ऊष्म वर्ण, ये दोनों के जो क्रम है वो पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए क्रम से याद रखना है इसको। तो ऊष्म व्यंजन के लिए अगर आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजन है वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? स, स और स, ह, यानी इसको कहते हैं सल वर्ण। सल प्रत्याहार होता है, उसके अंतर्गत आते हैं अपने ऊष्म व्यंजन। अब बचे क्या है? अयोगवा। अगर देखो मैंने 2 चीज इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे कि अयोगवा स्वर, अयोगवा व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि अयोगवा स्वर कितने होते हैं, तो अयोगवा स्वर 2 होते हैं, और अयोगवा व्यंजन पूछे तो 4 होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्वर मैंने बताए थे कौन कौन से, एक तो ये बताया था छोटी अंग, एक बताया था बड़ी, ठीक है। ये होते हैं अयोगवा स्वर। और अयोगवा व्यंजन मैंने बताए थे कौन कौन से? क ऐसे लगा रहता है, क प प फ, ये तो क ख है, और ये प फ। तो ये क्या होते हैं? अयोगवा व्यंजन होते हैं। अब क्या करेंगे? अब बचा है देखो अनुनासिक वर्ण। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बतानी है? 5। और कौन कौन से? यम गणनम। आप तो ऐसे याद रखना, यम गणनम नासिका। वैसे तो नासिका कहते हैं, और वैसे भी ये आ रहा है अनुनासिक, है ना। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5, य म ङ ड़ न, है ना। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या होगी 5।
अब आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है आपकी, क्या कि संस्कृत में अगर ऐसे पूछे कि डायरेक्ट कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तो आपको बतानी है 9 या 13, ऑप्शन में एक ही आएगी, इसलिए ध्यान रखना है। और कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 42 या 46। अब क्या होता है, ये आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो आपको याद रखने के सभी वर्णों के 2 स्थान होते हैं, यानी प्रत्येक जो वर्ण होगा हमारे हिंदी में या संस्कृत में उसके 2 स्थान होंगे, यानी कौन कौन से होंगे, एक तो होगा उच्चारण स्थान, एक होगा प्रयत्न स्थान। क्या होंगे, उच्चारण स्थान और दूसरा होगा प्रयत्न स्थान। अब आपसे पूछेगा कि वर्णमाला में आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान आते हैं उनके उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो देखो अगर सामान्य रूप से पूछे तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और अगर ऐसे पूछे डायरेक्ट रूप से कि संस्कृत में आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर ऐसे पूछे मूल उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कौन कौन से, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल, कौन कौन से, 7 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि मूल उच्चारण स्थान 7, और फिर पूछे वर्णमाला में आने डायरेक्ट ऐसे पूछ ले तो हो जाएंगे 11, लेकिन पाणिनि के अनुसार पूछ ले तो बताने हैं आपको 8, जिसमें 8वां है वो उरस। उरस क्या है, उच्चारण स्थान उसने जोड़ दिया है। तो पाणिनि के अनुसार 8, और सामान्य रूप से पूछे तो 11, और मूल रूप से पूछे तो 7। अब देखो प्रयत्न, अब इससे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे प्रयत्न। तो प्रयत्न क्या कहते हैं, प्रयत्न होता क्या है। और देखो प्रयत्न का मतलब वैसे भी तो कहते हैं क्या होता है, ट्राई करना, है ना। उच्चारण में लगने वाला प्रयास ही क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। अब ये प्रयत्न है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो मैंने बता दिया उच्चारण में लगने वाले प्रयास को ही क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। और आप ऐसा करना, सबसे पहले इस वीडियो, ये जो आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि रीट का, है ना, सी टेट का या फिर यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हैं और आपसे ये क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर इससे आगे चलते हैं। तो देखो हमने करा दिए थे प्रयत्न के बारे में बता दिया था मैंने कि प्रयत्न में लगने वाले जो प्रयास करते हैं वही क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब इनका आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न का पूरा डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं, ये जो मैंने 2 वीडियो डाली हैं, कोई सा भी आप टेट देख लो, यूपी टेट, एस टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से मतलब देखते रहना और सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयत्नों के बारे में। तो सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न। देखो एक बार रीट में ये भी आया था कि आभ्यंतर प्रयत्न है वो, इसके टाइप कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का होता है ना। तो 5 प्रकार में से आपको ये बता दिए। देखो पहला स्पष्ट प्रयत्न, इसके अंतर्गत क से म तक वर्ण आते हैं। कहाँ से, क से म तक। अभी मैंने बताया था कादयो म वसानम, यानी क से म तक वर्ण आते हैं, उसको स्पष्ट कहते हैं। अगर ईसत स्पष्ट आ जाए तो य व र ल, इसको मैंने अंतस्थ बताया था। यानी अगर ईसत स्पष्ट पूछे तो उसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। अगर आपसे ईसत विव्रत पूछे तो उसमें सल प्रत्याहार बताया था मैंने, यानी ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब बचा विव्रत। अब विव्रत क्या होता है, विव्रत में जो भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर विव्रत के अंतर्गत लिए जाते हैं। और समृद्ध का मतलब होता है इसमें अवग्रह। अवग्रह जैसे ऐसे लगाते हैं, ये वाला अवग्रह, इसका मतलब ये होता है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि ईसत विव्रत में कौन सा वर्ण होगा, इनमें से वर्ण दे देगा, इनमें से एक अलग कर देगा। तो इसमें से पूछेगा कि ईसत विव्रत में कौन सा वर्ण है या कौन सा वर्ण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसे ध्यान रखना है कि स्पष्ट 3 होते हैं, उनमें से सबसे पहले
क से म तक आते हैं, दूसरे में अंतस्थ, तीसरे में ऊष्म, चौथा बच्चा कौन सा विव्रत जिसमें सभी स्वर आते हैं, और पांचवा बच्चा समृंत जिसमें क्या आता है अवग्रह। ऐसे याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे। और पक्का गारंटी से कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन है वो संस्कृत से संबंधित इसमें से जो टॉपिक करा रहा हूँ इनमें से कोई बाहर नहीं जाएगा पक्का। तो देखो अब ये हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न बता दिए मैंने 5। अब बताते हैं बाह्य प्रयत्न। अब देखो बाह्य प्रयत्न ये होते हैं 11। कितने होते हैं 11। तो देखो 11 नंबर से देखना। देखो पहले तो 11 गिना दूंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है तो 11 है। और कौन कौन से हैं तो इनका सभी का नाम लिख देना। संवार, नाद, घोष, व्यवहार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वर, स्वरित। तो ये होते हैं हमारे बाह्य प्रयत्न। अब देखो संवार, नाद, घोष इनके अंतर्गत क्या क्या आता है तो इसके अंतर्गत हस प्रत्याहार आता है। एक तो वर्ग का 5वां वर्ण, वर्ग का 4था वर्ण, वर्ग का 3रा वर्ण। ध्यान रखना कौन कौन से संवार, नाद, घोष के अंतर्गत क्या आता है हस वर्ण आता है। एक तो एक वर्ग का 5वां वर्ण, वर्ग का 4था वर्ण, वर्ग का 3रा वर्ण। ठीक है। अब पूछे व्यवहार, श्वास, अघोष इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे तो खर प्रत्याहार आएगा एक तो, फिर क्या आएगा देखो वर्ग का 2रा, वर्ग का 1ला, फिर स यानी तीनों स, वर्ग का 1ला 2रा वर्ण और खर प्रत्याहार। और अल्प प्राण के अंतर्गत देखो अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का 1ला, 3रा, 5वां और य व र ल यानी कौन से अंतस्थ वर्ण। अब पूछेंगे महाप्राण। महाप्राण में 2रा, 4था और तीनों स यानी सल वर्ण, सल प्रत्याहार होता है वो पूरा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इनमें जो टेर वाले शब्द आते हैं ना वो यूज होते हैं। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। देखो अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर करना कैसे करेंगे आपको सिर्फ एक ध्यान रख लो कौन सा महाप्राण। महाप्राण में हमेशा ये देख लेना जो वर्ण के और एच से बनता है, यानी जैसे इंग्लिश में हम बनाते हैं ना ग जी से बनता है, घ जी एच से बनता है। अगर आपसे ऐसे आ जाए कि जो के एच जी एच ऐसे वर्ण आ जाए तो हमेशा क्या होगा महाप्राण होगा, और जो बचा है वो अल्पप्राण होगा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या नोट में इसीलिए मैंने लिखा दिए हैं कि अगर आपसे ऐसे पूछे कि एक व्यंजन के अधिकतम बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, एक व्यंजन के अधिकतम बाह्य प्रयत्न है वो कितने होंगे तो 4। कितने 4। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ बाह्य प्रयत्न। अब फिर जबकि स्वर के बाह्य प्रयत्न है वो कितने होंगे 3। अब इसी के विपरीत क्वेश्चन दूसरा आ गया कि एक व्यंजन के अधिकतम प्रयत्न, इसमें क्या था बाह्य प्रयत्न, इसमें केवल प्रयत्न। अगर आप केवल प्रयत्न पूछे तो सभी व्यंजनों में यानी एक व्यंजन होगा उसमें कितने आएंगे 5 आएंगे। अब एक स्वर में आएंगे वो कितने आएंगे 4 आएंगे। और ये मैंने बता दिया था कि मात्रा के आधार पर स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है 3 होती है। ह्रस्व स्वर जिसके अंतर्गत 5 आते हैं, दीर्घ के अंतर्गत 8 आते हैं और प्लुत तो 3 प्रकार के स्वर मैंने बताए थे। ठीक है। और ये मैंने बता दिया, ये आपको याद ही रखना है। और आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो है वो आपको अच्छे से पसंद आई होगी। और यहाँ से पहले से ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको ये एक काम करना है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पहले तो सबसे पहले दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्या करना है दोस्तों के पास शेयर करो। फिर आप इन जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको बार बार रिपीट करो और एक फेयर में राइट डाउन कर दो। कभी भी कोई सा भी एग्जाम टेट का हो आप एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जिसमें सी टेट बहुत तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, MP टेट सभी क्लियर हो जाएंगे इन प्रश्नों से। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।